उसके बाद जैसे ही पाइलोरस से स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में फूड एंटर करता है तो वो हाईली एसिडिक होता है और उससे इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट जो है उसमें डैमेज हो सकता है एसिड से। इसलिए उस एंट्री पर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उस एंट्री पर ये स्टमक से आया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है और ये ड्यूडेनम है। तो इस पोर्शन को स्टमक के हाईली एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और ये ग्लैंड्स जो हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये ड्यूडेनम के इस पोर्शन में, जो कि जंक्शन है ड्यूडेनम का, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का, उसको एसिडिक जो मीडियम है, जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनसे बचाएगी। एक और ग्लैंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसको हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरक्यूहन। ये जो क्रिप्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं और अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें एक तो एपिथेलियल सेल्स हैं, तो ये तो एपिथेलियल सेल्स हैं। दूसरे हैं ये म्यूकस सिक्रीटिंग गोबलेट सेल्स और ये जो तीसरे हैं इनको हम कहते हैं पेनेथ सेल्स। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये लार्ज कॉलमनर सेल्स हैं और ये सेल जो हैं ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, तो इनका जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्टिव है, जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसकी एब्जॉर्प्शन है। दूसरे हैं गोबलेट सेल्स और इनका फंक्शन जो है वो म्यूकस सिक्रीशन है। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनको हम एंटेरोसाइट्स भी कहते हैं। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये दो तरह के हैं। एक तो हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसे सेल हैं जो कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेट करते हैं और रिप्लेस करते हैं ऐसे सेल्स को जो कि इंजर्ड हैं या डैमेज्ड हैं। और इसीलिए क्योंकि ये प्रोलिफरेट करते हैं स्टेम सेल्स और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, तो जो विलस के सेल्स हैं, विलाई के जो सेल्स हैं, वो हर 5 दिन के बाद रिप्लेस हो जाते हैं सारे के सारे। दूसरे जो हैं वो हैं एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स और ये एंटेरो फॉर इंटेस्टाइन, एंडोक्रीन फॉर हार्मोन प्रोड्यूसिंग, और ये सेल्स सिक्रीटिन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करते हैं। जो पेनेथ सेल्स हैं ये प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे और दो तरह के सब्सटेंस या सिक्रीशंस बनाएंगे। एक को हम कहते हैं डिफेंसिन्स और दूसरे को कहते हैं हम लाइसोजाइम्स। तो ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके अगेंस्ट ये डिफेंसिन्स और लाइसोजाइम्स की सिक्रीशन करते हैं। पेनेथ सेल्स डीपली सिचुएटेड हैं और इन्फेक्शन से इंटेस्टाइन को बचाते हैं। जो इलियम वाला रीजन है इसमें ये जो पेनेथ सेल्स वाला रीजन है यहाँ पर पायर्स पैचेस प्रेजेंट हैं। ये जो पायर्स पैचेस हैं ये भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये लिम्फेटिक टिश्यू है और इसको कहते हैं मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू
या माल्ट सिर्फ इलियम वाले रीजन में ही प्रेजेंट होगा। और इस टिश्यू में होता क्या क्या है? इस टिश्यू में एक तो WBCs होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे और ये एंटीबॉडीज़ बनाकर इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे। अब जो एंटेरो एंडोक्रीन जो एपिथेलियल लाइनिंग है, एंटेरो एंडोक्रीन है, उसमें 4 तरह के सेल्स हैं। तो पहली जो टाइप है वो है आई सेल्स। आई सेल जो हैं फैट्स की प्रेजेंस में कॉलीसिस्टोकाइनिन सिक्रीट करेंगे। दूसरे हैं एस सेल्स। ये फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो हार्मोन सिक्रीटिन की सिक्रीशन करेंगे। तीसरे हैं के सेल्स जो कि फूड की प्रेजेंस GIF रिलीज करेंगे। और GIF का मतलब है के सेल्स फूड्स की प्रेजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब होगी तो एक फैक्टर रिलीज करेंगे जिसको हम गैस्ट्रियो इनहिबिटरी फैक्टर कहते हैं, शॉर्ट में GIF कहते हैं। लेकिन इसका जो ये नाम दिया गया है ये गलत दिया गया है। एक्चुअली गैस्ट्रियो इनहिबिटरी फैक्टर का तो मतलब निकलता है कि ये गैस्ट्रिक एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करने चाहिए, लेकिन ये के सेल्स की जो ये फैक्टर है GIF, ये इंसुलिन को रिलीज़ करवाती है। कहाँ से? बीटा सेल्स पेंक्रियास के। तो आइलट्स ऑफ लैंगरहंस के जो बीटा सेल्स हैं उससे इंसुलिन निकलती है। तो ये जो GIF है, गैस्ट्रियो इनहिबिटरी फैक्टर जो है, ये कुछ इनहिबिट नहीं करता, इन टर्न ये बीटा सेल्स से इंसुलिन की सिक्रीशन करवाएगा जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और यूज़ होना शुरू हो जाएगा। और जो चौथे सेल्स हैं वो हैं एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। जो ये एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स जो हैं ये सेरोटोनिन की सिक्रीशन करवाएंगे जो कि क्लोराइड आयंस की एब्जॉर्प्शन करवाएगी। और जब भी क्लोराइड आयंस की एब्जॉर्प्शन होगी सोडियम एब्जॉर्ब होगा, साथ में वाटर एब्जॉर्ब होगा। और ये जो सोडियम जो है ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस को देखा जाए तो ऐसा पाया गया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशंस हैं जिसको सकस एंटेरिकस भी कहते हैं, तो जब इन सिक्रीशंस को एनालाइज किया गया, अगर इसमें कोई भी सेलुलर डेब्रिस नहीं है, सेलुलर डेब्रिस का मतलब है कि कोई भी सेल का टूटा हुआ पार्ट इस सिक्रीशन में नहीं है, और जब इस सिक्रीशन को बगैर सेलुलर डेब्रिस के एनालाइज किया गया तो पाया गया कि इस इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब जब उस सिक्रीशन में एंजाइम नहीं है तो फिर डाइजेशन किस चीज़ का होगा और कैसे होगा? तो ऐसा पाया गया कि ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो हैं एपिथेलियल लाइनिंग में, जिसमें कि आपके विलाई आएंगे, माइक्रोविलाई आएंगे और साथ में आएगा ब्रश बॉर्डर। तो ये जो ब्रश बॉर्डर है उस पर ये तकरीबन सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो जब भी फूड एब्जॉर्प्शन के लिए इन विलस सेल्स के ऊपर आएगा,
माइक्रोविलाई पे आएगा, ब्रश बॉर्डर पे आएगा, तो वो एंजाइम्स इन फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करेंगे और इमीडिएटली उसको एब्जॉर्ब करवा देंगे। तो एज सच सिक्रीशंस इंटेस्टाइन में नहीं आएंगी, वो ब्रश बॉर्डर पर रहेंगी और डाइजेशन में हेल्प करेंगी। अब ये जो सो कॉल्ड सिक्रीशंस हुई इंटेस्टाइन की, जिसमें कि एंजाइम्स हैं ब्रश बॉर्डर पे, उसमें होता क्या क्या है। एक तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो हैं वो दो तरह के हैं। एक तो हैं डाईपेप्टाइडेजेस और दूसरे हैं ट्राईपेप्टाइडेजेस। तो डाईपेप्टाइड जो हैं, डाईपेप्टाइड्स मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू दो अमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जब ये इनके ऊपर एक्ट करेगा तो ये हमारे पास इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जो हैं वो बन जाएंगे। और ट्राईपेप्टाइडेजेस एक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं, और जब ये इनके ऊपर एक्ट करेगा तो हमारे पास 3 इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये तो हो गए प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। दूसरे हैं हमारे पास अमाइलोलिटिक एंजाइम्स, और अमाइलोलिटिक एंजाइम जो हैं वो हैं 4। एक तो है सुक्रेज, जिसको हम इन्वर्टेज भी कहते हैं, और ये सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जो है वो सेपरेट हो गया सुक्रेज के। दूसरा है लैक्टेज, और लैक्टेज क्या करेगा, जो मिल्क शुगर लैक्टोज है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और एक गलैक्टोज में। तीसरा जो अमाइलोलिटिक एंजाइम है वो है माल्टेज, और माल्टेज माल्टोज पे एक्ट करेगा। माल्टोज में अल्फा-1,4 लिंकेज होती है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। तो माल्टेज जो है वो अल्फा-1,4 लिंक पे एक्ट करेगा और हमारे पास 2 इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाएंगे। और चौथा अमाइलोलिटिक एंजाइम है आइसोमाल्टेज, और ये एक्ट करेगा आइसोमाल्टोज पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि माल्टोज पे अल्फा-1,4 लिंकेज है, तो आइसोमाल्टोज जो है वो अल्फा-1,6 लिंकेज वाली है। तो इसमें भी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है एंटेरिक लाइपेज या इंटेस्टाइनल लाइपेज, और ये लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स पे एक्ट करेगा तो बनाएगा ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। डाइग्लिसराइड पे करेगा तो बनाएगा ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स। मोनोग्लिसराइड्स पे करेगा तो बनाएगा ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड। इसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस जो हैं वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और फिर फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। न्यूक्लियेजेस जो हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियोटाइडेजेस हैं। न्यूक्लियोटाइडेजेस जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पे एक्ट करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे और उसके बाद न्यूक्लियोटाइडेजेस जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स पे एक्ट करेंगे और
इससे अब न्यूक्लियोटाइड्स में होता क्या क्या है, एक तो बेस होगा, एक फॉस्फेट होगा और एक शुगर होगी। तो डीऑक्सीराइबोज होगी तो वो डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, राइबोज वाली होगी तो राइबोन्यूक्लिक एसिड वाला न्यूक्लियोटाइड होगा। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजन बेसिस हो गए, उनके साथ शुगर और फॉस्फेट का होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जब न्यूक्लियोटाइडेजेस इस पे एक्ट करेंगे तो ये बन जाएंगे, फॉस्फोरस रिमूव होगी, ये वाला ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, तो ये बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स प्लस। तो ये जो न्यूक्लियोटाइडेजेस हुए, इन्होंने चाहे वो ये शुगर राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। आरएनए में राइबोज होगी और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होगी। तो जब फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा तो अब हमारे पास राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर रही और साथ में एक बेस रहा, चाहे एडेनिन ए हो, टी हो, जी हो, सी हो या यू हो आरएनए वाला। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स जो बने, इन पे एक्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइडेजेस, और जब न्यूक्लियोसाइडेजेस जब इन पे एक्ट करेंगे तो ये करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स पे, और हमारे पास बन जाएगा बेस, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। और ये शुगर कौन सी है, ये डिपेंड करेगा, आरएनए है तो राइबोज होगी, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज होगी। तो ये इंटेस्टाइन का जो जूस है, जो इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, तो फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो गए। प्रोटीन जो हैं वो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गई या स्मॉल पेप्टाइड्स में रह जाएंगी। फैट्स जो हैं वो ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो जो बेसिक कंपोनेंट हैं ATGCU, ये तो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और साथ में हैं हमारे पास राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर्स, पेंटोजेज हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगी, आरएनए में राइबोज होगी। तो फॉस्फेट के साथ ये दोनों हों तो न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइडेजेस से बन जाएंगे इंडिविजुअल बेस और इंडिविजुअल शुगर। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस हैं, उनका जो कंट्रोल है, एक तो लोकल स्टिमुलाई से है। लोकल स्टिमुलाई का मतलब है कि जब भी फूड की प्रेजेंस होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो सिक्रीशंस हैं, चाहे वो म्यूकस वाली सिक्रीशन है, चाहे वो एंजाइम वाली सिक्रीशन है, वो होगी। और दूसरे जो हैं वो हैं हार्मोनल कंट्रोल जो है वो है, एक तो कोलिसिस्टोकाइनिन से और दूसरा है सिक्रीटिन से। तो इन दो हार्मोन्स के कारण जो सिक्रीशन जो हैं वो कंट्रोल होगा। फूड की प्रेजेंस जो है इन दो हार्मोन्स को रिलीज करवाएगी, लीवर से भी, पैंक्रियास से भी और इंटेस्टाइन से भी सिक्रीशंस होंगी। और जब फूड प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और सिक्रीशंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। सिमिलरली जब फूड की प्रेजेंस होगी तो लोकल स्टिमुलाइज जो इंटेस्टाइन में हैं उनके कारण वेरियस सिक्रीशंस जो हैं वो होंगी। और लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी सिक्रीशंस। अब जैसे कि
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लीवर क्यूहन हैं, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लीवर क्यूहन प्रेजेंट हैं। और ये क्रिप्स ऑफ लीवर क्यूहन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस है कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो एंजाइम सिक्रेटिंग एपिथेलियम है वो प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ म्यूकस सेल्स जिनको हम गोबलेट सेल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ ये तो म्यूकोजा में हो गई, जो एपिथेलियम है उसमें थ्रू आउट लार्ज इंटेस्टाइन गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन एंजाइम कोई नहीं होगा उसकी सिक्रीशंस में, सिर्फ म्यूकस और सिर्फ म्यूकस ही होगी। अब ये जो म्यूकस है इसका काम क्या होता है? एक तो ये म्यूकस लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है, एपिथेलियम है, उसको जो इरिटेंट्स हैं, जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड है और उसमें कोई ऐसा इरिटेंट है जो कि उस म्यूकोजा को डैमेज कर सके, इंजर्ड कर सके, उससे बचाते हैं। तो एक तो प्रोटेक्शन हो गई। दूसरे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में खूब सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो जो उनके टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे वो भी लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकते हैं, उससे भी ये लार्ज इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन एक तो इरिटेंट से और दूसरे बैक्टीरियल जो प्रोड्यूस होंगे उनसे प्रोटेक्शन जो है वो ये म्यूकस करती है। एक और लार्ज इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी इस पोर्शन की, तो एक तो म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज करेगी और साथ साथ जो मोटिलिटी है लार्ज इंटेस्टाइन की वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है, बाकी केसेस में तो ये सिर्फ सिक्रीशंस करती है, इसमें म्यूकस की सिक्रीशन भी करेगी, साथ साथ जो मोटिलिटी है वो भी सेवरल फोल्ड कई गुना इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज करती है, जैसे कि इमोशंस हैं, उनके कारण ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है लार्ज इंटेस्टाइन की बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ती है तो एक तो म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ गई और उसकी मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गई, और इसीलिए उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो इंडिविजुअल है अपनी तरफ से तो वो स्टूल पास करता है, लेकिन उसमें स्टूल नहीं होता, सिर्फ म्यूकस होती है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद म्यूकस इकट्ठी हुई और वो इजेक्शन कर दिया जाता है उसका, और उसमें फीकल मैटर नहीं होता। एक और इसका फंक्शन है कि जब भी बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज करने की पोजीशन में जब होते हैं, तो जो इसकी एपिथेलियम है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसकी परमेबिलिटी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए इंक्रीज कर जाती है। जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए परमेबिलिटी इंटेस्टाइनल वॉल की इंक्रीज करेगी ल्यूमन की तरफ, तो ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो इंटेस्टाइन में आ जाएगा और
उस फ्लूइड में क्लोराइड होते हैं और सोडियम होता है और साथ साथ में वाटर होता है। इससे क्या होगा कि जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, तो जिसमें कि क्लोराइड, सोडियम और वाटर है, और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज कर जाती है सेवरल फोल्ड। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इजेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है और स्टूल जो होगा उसमें ये तीन तो होंगे, म्यूकस होगा और उसमें बैक्टीरिया जो होंगे वो हैं। और इससे क्या होगा कि जो ये इंटेंस ग्रोथ बैक्टीरिया की थी, जो इंडिविजुअल है वो उस बैक्टीरियल ग्रोथ से निजात पा जाएगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि फ्लूइड के साथ साथ, म्यूकस के साथ साथ खूब सारे बैक्टीरिया जो हैं वो स्टूल में पास हो जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो जो स्टूल है जब भी पास होगा उसमें फ्लूइड ज़्यादा होता है, उसमें म्यूकस ज़्यादा होती है, जिसको हम डायरिया कहते हैं। और इस डायरिया में सिर्फ एक लॉस है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वाटर ज़्यादा है वो बाहर निकल जाता है। उसके लिए हमें फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का और पानी का इनटेक इंक्रीज़ करना पड़ता है। लेकिन फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमारी बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, वी गेट रिड ऑफ इट। ये सिक्रीशंस जो थी वो लार्ज इंटेस्टाइन की हैं। अगली बार हम करेंगे इनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का, जो माउथ से, सलाइवरी ग्लैंड से शुरू हुआ, गैस्ट्रिक सिक्रीशन से हुआ, पैंक्रियाटिक ग्लैंड से हुआ, हिपैटिक फ्लूइड या बाइल जूस से हुआ जिसमें कि फैट्स का डाइजेशन हुआ, और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे जो डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लियेजेस का, न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोसाइड्स का और फैट्स का, उन सब की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, ये हम अगली बार करेंगे।